अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका, कि टाइम एलिमेंट कैसे अफेक्टेड करता है। अब होता है कि रियल में मूल्य होता क्या है, कितने प्रकार के मूल्य होते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग जो है किसी भी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो दो प्रकार के मूल्य होते हैं। हम सोचते हैं ठीक है यही बाजार मूल्य है, यही सामान्य मूल्य। नहीं, रियल में बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य दो अलग अलग प्रकार के मूल्य होते हैं एक उत्पादक के लिए। एक उत्पादक की दृष्टि से देखें तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, किसी वस्तु का वह मूल्य है जो अति अल्पकालीन या अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति के अस्थायी साम्य के द्वारा निर्धारित होता है। इट मीन्स market price is those price which is determined with the help of the force of demand and supply in the term of short term and very short term period। कि बहुत ही शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड में डिमांड और सप्लाई के फोर्स के बिहाफ पे जो प्राइस डिटरमिनेट होता है, इट इज नोन एज मार्केट प्राइस, उसको हम बाजार मूल्य कहते हैं। तो बाजार मूल्य का जो संबंध होगा सबसे पहले है अति अल्पकाल या फिर अल्पकाल से होगा। ये बहुत कम समय के लिए डिसाइड किया जाता है मार्केट प्राइस जो होता है वो उस पर। तो ये किससे निर्धारित होता है, डिमांड और सप्लाई इन दोनों के मतलब अस्थिर साम्य से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो स्टेबल नहीं रहता, आज कुछ और है कल कुछ और होगा परसों कुछ और हो जाएगा। तो मांग और पूर्ति के अस्थायी साम्य द्वारा, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो भी फिक्स नहीं है, वो परिवर्तित हो जाएगा, तो उनके द्वारा ये प्राइस डिटरमिनेट किया जाता है। तो उसको हम जो है बाजार मूल्य कहते हैं। अब आपको पता है कि अति अल्पकाल और अल्पकाल में पूर्ति तो ऑलमोस्ट स्थिर ही रहती है, ये अभी तक मैंने आपको पूरे चैप्टर में यही बताया कि पूर्ति स्थिर रहती है। देन प्राइस इज डिटरमिनेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड। देन डिमांड जो होती है वो पावरफुल फैक्टर होता है, वो ज़्यादा प्रभावकारी जो है बिंदु होता है, वो ज़्यादा कीमत निर्धारण करने पर अपना प्रभाव डालता है। इट मीन्स प्राइस डिटरमिनेट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ डिमांड। डिमांड का ट्रेंड प्राइस में ट्रेंड ला देगा, और डिमांड का अगर अप्स प्राइस में क्या लाता है और डिमांड का डाउन प्राइस में क्या लाता है। तो टोटली प्राइस इज डिटरमिनेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड। पूर्ति मांग का जो पक्ष होता है आपका, वही कीमतों को प्रभावित करता है। सप्लाई को आप शॉर्ट टर्म में, समय इतना कम है कि आप उसको ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो। तो अल्पकाल में एस पूर्ति जो है वो निश्चित रहती है, जबकि डी सक्रिय रहता है, डी में चेंजेस होते जाते हैं। तो मांग जो है वो प्रभावकारी तत्व होता है, वो बाजार मूल्य को निर्धारित करता है। अब अगर इफ द डी इंक्रीज देन पी इंक्रीज, डी डाउन देन पी डाउन। अगर आपकी मांग बढ़ी तो आपकी कीमतें भी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी मांग कम हुई तो आपकी कीमतें भी कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप होती है मार्केट प्राइस के डिमांड के साथ। इट इज टोटली रिलेटेड विद द डिमांड एंड अफेक्टेड विद द डिमांड, and there is a positive relationship between demand. If the D is high then P is high, if the D is low then P is low। तो यहाँ पर इन दोनों में एक रेशनल रिलेशनशिप होती है मार्केट प्राइस में और डिमांड में। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि डिमांड में परिवर्तन आपके लाता है। तो इसमें जो होता है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्केट प्राइस जो है वो आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी डाउन और कभी लो। तो इसमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी कभी यह उत्पादन लागत से भी कम हो जाता है। एंड सम टाइम इट इज़ वेरी लो विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है एटलीस्ट आप उससे भी लोअर प्राइस पर कमोडिटी को सेल कर देते हो। तो अल्पकाल और अति अल्पकाल की सिचुएशन कौन सी होती है कि कभी कभी ये लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर हो जाता है बाजार में, और उत्पादक जो है बेचारा नुकसान सहन करने के बजाय उस वस्तु को बेचना ज़्यादा बढ़िया समझता है। तो वो सोचता है कि कैसे न कैसे किसी मूल्य पर भी यह वस्तु बिक जाए, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी लोअर प्रोडक्ट ले सकता है। देन मार्केट प्राइस विल बी लो विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समटाइम, हमेशा नहीं, कभी कभी ये आपकी उत्पादन लागत से भी कम हो जाता है, और बेचारा उत्पादक आपसे उत्पादन लागत से भी कम जो है वो बाजार मूल्य ले लेता है। लेकिन बाजार मूल्य जो है वो दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का अलग अलग प्रकार से प्रभावित होता है।
जैसे यहाँ पर इन्होंने अपने गुड्स को 2 टाइप्स में बांटा है, एक तो पेरिशेबल्स गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, एक शीघ्र नष्ट होने वाले और एक शीघ्र नष्ट नहीं होने वाले। इन दोनों का जो मार्केट प्राइस है वो अलग अलग फैक्टर से अफेक्टेड होता है। अब जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, तो शीघ्र नष्ट होने वाली में मैंने आपको कल ही बताया कि क्या है, आपके अंडा है, मछली है, मांस है, सब्जियां हैं, मांस, अंडा, सब्जी। अब इनकी पूर्ति को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना आप कम कर सकते हो। ये जो सप्लाई मार्केट में है आपके पास वही सप्लाई है, चाहे डिमांड की कुछ भी कंडीशंस हो। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं कभी कभी लागत से भी कम पर बेची जा सकती है, लागत से भी कम पर बेची जा सकती है अगर मार्केट में डिमांड नहीं है। इफ देयर इज नो डिमांड इन मार्केट देन दीज टाइप्स ऑफ कमोडिटी विल बी सेल विद द लो प्राइस, विद आप बहुत कम प्रॉफिट लेके या लॉस बेयर करके भी इन वस्तुओं को आप बेचोगे, क्योंकि आपको मालूम है कल नहीं बिकी तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अगर कैसे न कैसे आज इनको बेच करके ही यहाँ से निकल जाऊँ तो कम से कम जो मिल रहा है नुकसान कम करेगा। यहाँ आपके प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, यहाँ प्रोड्यूसर की थीम रहती है अपने नुकसान को कम करने की, कि कम से कम 10 रुपये में बिके तो 10 रुपये तो नुकसान कम होगा। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को कभी कभी लागत मूल्य से भी कम पर बेच दिया जाता है, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, आपको निकलना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, बट उस दिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, नवरात्रा के टाइम चल रहा है, फूलों का प्रोडक्शन तो बढ़ाया नहीं जा सकता, बट डिमांड अचानक बढ़ गई, तो जो माला आपकी 10 रुपये में है आज वही 25 रुपये में है, तो प्राइस ज़्यादा हो गए, प्राइस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो दोनों सिचुएशन है, अगर डिमांड हाई हो गई तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाएंगे, और अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस बहुत कम होंगे और ये आपके लॉस को थोड़ा कम करेंगे, बस नुकसान तो होगा बट वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब है शीघ्र नष्ट होने वाली, शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली कमोडिटीज़, ऐसी वस्तुएं जब भी नष्ट नहीं होगी आप उसको कुछ समय के लिए रख सकते हो, 1 महीने 2 महीने कुछ दिन, और आप उसको बाद में बेच सकते हो। तो ऐसी कमोडिटी का जो प्राइस होगा वो आप क्या लोगे, अब आपको मालूम है कि ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये जो भी मैंने लिया है 10 जितने दिन में, तो आपको मालूम है कि 2 महीने तक तो आप क्या करोगे, उसके प्राइस को थोड़ा हाई रखोगे जो है वो। 2 महीने बाद अगर वो चीज़ नहीं बिकी, अब आपको मालूम है कि इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो फिर आप जो भी कुछ मिल रहा है एटलीस्ट लास्ट टाइम पर आप सोचोगे कि लागत के बराबर भी मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ प्राइस कॉस्ट के इक्वल होने के चांसेस रहते हैं कभी कभी, बट हाँ आप लो पर तो बहुत कोशिश करके नहीं बेचोगे, और जिस दिन आपको अच्छा कस्टमर मिल गया इक्वल कॉस्ट पे आप उसको सेल कर दोगे। तो दिस इज़ द थीम ऑफ मार्केट प्राइस, इसको हम बाजार मूल्य कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है, जिसकी लिंक जो है वो बहुत कम समय से होती है, उसको हम जानते हैं बाजार मूल्य के नाम से। अब आ जाता है हमारा सेकंड प्राइस, जिसको हम जानते हैं सामान्य मूल्य के नाम से, जो आप लोग जानते ही नहीं हो शायद। सामान्य मूल्य, जनरल प्राइस क्या होता है, आप में से बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि रियल में जनरल प्राइस क्या होता है। देन इट इज रिलेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ये दीर्घकालीन समय से होता है या अति दीर्घकालीन से रिलेटेड होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप बहुत अच्छी खासी स्टडी कर लेते हो आपके पास, तो सामान्य मूल्य जो होता है उसकी थीम लॉन्ग टर्म में क्या होती है, ये दीर्घकाल में जाकर के डिसाइड किया जाता है, तो ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, और ऑलमोस्ट इट इज अफेक्टेड फ्रॉम द लॉज ऑफ रिटर्न, और उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होता है। जनरल प्राइस लेवल इज अफेक्टेड विद द लॉज ऑफ रिटर्न, उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होता है। उत्पत्ति के नियम जैसे ही होते हैं जनरल प्राइस लेवल उसी के अनुसार होगा, हास नियम में अलग होगा, वृद्धि में अलग होगा और समता में अलग अलग होगा, जो मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ, लॉज ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा सकती हूँ। बट ऑलमोस्ट ये किससे डिटर्मिनेट होता है, विद द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति, इन दोनों मांग व पूर्ति पक्ष से प्रभावित होता है। इट इज अफेक्टेड विद द फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियों के साम्य से डिटर्मिनेट किया जाता है। इन दोनों शक्तियों का जहाँ पर साम्य होता है वही हमारा जनरल प्राइस लेवल जो है वो डिटर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी पूर्ति भी प्रभावित करती है और आपकी मांग भी इसको प्रभावित करती है। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जनरल प्राइस लेवल को डिसाइड करता है, दोनों की शक्तियों के साम्य से ये मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें
MC इक्वल टू MU होता है। आपकी जो सीमांत संतुष्टि है वही आपकी सीमांत लागत होती है। जो आपकी सीमांत लागत है वही आपकी सीमांत संतुष्टि होती है। एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। ऑलमोस्ट आपकी औसत लागतें और आपकी सीमांत लागतें और योर प्राइस विल रिमेनिंग सेम। ये तीनों चीज़ें आपकी इसमें सेम होती है। वो क्यों होती है वो मैं अभी आपको बता दूंगी कि ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि जो औसत लागत है वही सीमांत लागत है और वही उस वस्तु की कीमत है। तो एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल जो होता है वो प्रोड्यूसर आपसे इसमें प्राइस ले लेता है। और जब कॉस्ट वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बता रखा है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और जनरल प्रॉफिट। कुछ मार्जिन ऐड होता है कॉस्ट में, तो बस आपको वही मार्जिन मिलता है यहाँ जो आपने कॉस्ट में अपना प्रॉफिट का जनरल जो है प्रॉफिट उसका मार्जिन फिक्स कर रखा है। एटलीस्ट आपको यहाँ वही मिलता है। तो यहाँ पर सामान्य मूल्य दीर्घकालीन से होता है, उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होता है, मांग व पूर्ति के जो संतुलनकारी शक्तियाँ होती है उससे निर्धारित होता है, उनके सामने से ही होगा। ऑलमोस्ट आपकी सीमांत संतुष्टि आपकी सीमांत लागत के बराबर होती है। AC इक्वल टू MC इक्वल टू P रहता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जनरल प्राइस लेवल का जो डिटर्मिनेशन होगा वो मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई जो आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, आपने जो अब तक भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एटलीस्ट उन्हीं की शक्तियों के सामने से निर्धारित होता है कि आपके डिमांड और आपके सप्लाई फोर्स ने जो प्राइस डिटर्मिनेट किया वही होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर ये प्राइस क्या है, आपको लग रहा है कि ये प्राइस तो जैसे मैंने आपको बताया कि कम होता है। अगर किसी को लग रहा है कि ये प्राइस तो कम है, आपको नहीं मिल रहा, MC इक्वल टू AC इक्वल टू P इक्वल टू AR इक्वल टू MR और सारी सिचुएशन है कि सब बराबर हो रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस कम है तो फर्में क्या करेगी, इस बाजार से निकल जाएगी। फर्मों की संख्या कम हो जाएगी, फर्मों की संख्या कम हो जाएगी। और जब फर्मों की संख्या कम हो जाएगी, किसी भी उद्योग से अगर फर्में निकल जाती है, उनकी संख्या कम होती है, तो उसका अर्थ होता है कि पूर्ति भी कम हो जाएगी। पूर्ति भी कम हो जाएगी जैसे ही फर्में निकल गई। यहाँ पर कह रहा है कि यदि मूल्य कम हुआ तो क्या होगा, फर्में उद्योग छोड़ करके चली जाएगी। और जब फर्में उद्योग छोड़ करके चली गई तो पूर्ति कम हो जाएगी और पूर्ति कम होते ही वापस प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस वापस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर सपोज करो आपको लग रहा है कि ये प्राइस तो अधिक है, लोगों को लग रहा है बहुत लाभ कमा रहे हैं, ये फर्म तो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है, तो बहुत सारी फर्में जो है वो उद्योग में आ जाएगी, उद्योग में एंटर कर जाएगी बहुत सारी फर्में। और बहुत सारी फर्में जब उद्योग में एंटर करेगी तो आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, आपकी सप्लाई जो है वो हाई हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई हाई हुई पी वापस डाउन आ जाएगा। तो पी ना अधिक होगा ना कम होगा, ऑलमोस्ट इसी लेवल पर डिटरमिनेट इसी लेवल पर रहेगा, क्योंकि एक आपकी सप्लाई को हायर कर रहा है, दूसरा आपकी डिमांड को हायर कर रहा है, दोनों में कुछ नहीं होगा। प्राइस कम हो तो ये वाली सिचुएशन होगी, प्राइस ज़्यादा लगा तो ये वाली सिचुएशन होगी, और कुल मिलाकर के वापस ये जो प्राइस है आपके इसी के इक्वल आकर के डिसाइड हो जाएगा। तो दिस इज द थीम ऑफ जनरल प्राइस कि रियल में जनरल प्राइस क्या होता है। अब हम देखेंगे जनरल प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जनरल प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज द लॉन्ग टर्म, इट इज द प्राइस विच आर रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म, दीर्घ काल से संबंधित है। जनरल प्राइस किससे संबंधित है, हमारा दीर्घ काल से संबंधित है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के फर्म के प्राइस के ट्रेंड की क्या कंडीशंस हो रही है, वही प्राइस कहलाता है जनरल प्राइस लेवल। देन इट इज रिलेटेड विद वेरी लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, ये जो मूल्य होता है यह है आपका दीर्घ काल से संबंधित होता है, सबसे पहली बात। उसके बाद ये ऑलमोस्ट बहुत समय तक स्थिर रहता है। ये प्राइस क्या होता है, स्थिर रहने की कंडीशन होती है। इसमें थोड़े समय के लिए फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, लेकिन वो फ्लक्चुएशन मैंने आपको बताई कि कैसे दूर हो जाएंगे, फर्में आएगी फर्में जाएगी और वापस फ्लक्चुएशन जो है वो सेट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसमें स्थिर रहने की जो है वो संभावना रहती है, और ये एक स्थायी कारण या घटना से ही प्रभावित होगा। स्थायी कारण या कोई फर्म में बहुत बड़ी घटना घटित हो गई
तो उससे ही ये प्रभावित होगा, वरना ये प्रभावित नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट जनरल प्राइस एक स्टेबल पॉइंट पे रहता है। सिचुएशन क्या थी जो मैंने आपको समझा दी, कम ज़्यादा कैसे हो जाएगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट रीज़न हुआ हो आपकी फर्म या इंडस्ट्री में और कोई स्पेशल घटना घटित हो गई हो तो ही इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, तो ही ये परिवर्तित होगा, वरना लंबे समय तक आपका जनरल प्राइस जो है वो नहीं होता है। उसके बाद है कि इसमें पूर्ति का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। पूर्ति का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्में अंदर आई, प्रवेश लेती है तो पूर्ति क्या हो गई, बढ़ जाती है। और अगर फर्में बहिर्गमन कर जाती है, बाहर निकल जाती है, तो आपकी पूर्ति जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आपकी फर्में अंदर आती है तो यहाँ किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, पूर्ति जो है उसका प्रभाव आपका इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पूर्ति पक्ष का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। पूर्ति किससे होती है, फर्मों से होती है। फर्मों की संख्या कम, पूर्ति कम, फर्मों की संख्या अधिक, आपकी पूर्ति अधिक हो जाएगी। तो ये इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति पक्ष का जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद जनरल प्राइस लेवल इज ऑल्सो अफेक्टेड विद द लॉज ऑफ रिटर्न, ये भी शायद बता दी होगी मैंने, उत्पत्ति के नियमों से ज़्यादा प्रभावित होता है। ये जो समय है वो उत्पत्ति के नियमों से आपके ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद है कि जनरल प्राइस लेवल और आपका जो मार्केट प्राइस है, इन दोनों में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों की में जा सकती है, आप इसको वहाँ भी डाल सकते हो, आप इसको यहाँ भी डाल सकते हो कि जनरल प्राइस लेवल और मार्केट प्राइस इन दोनों में आपके बहुत अधिक जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है। और जनरल प्राइस लेवल जो है वो पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का होता है, पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का होता है। मतलब जिन कमोडिटीज़ का आप वापस रिप्रोडक्शन कर सकते हो, एटलीस्ट जनरल प्राइस लेवल उनका होता है। जिनको एक बार प्रोड्यूस कर दिया फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका जनरल प्राइस लेवल जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो जनरल प्राइस इज रिलेटेड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव कमोडिटीज़, उनसे जो है वो ये प्रभावित करता है। किसी किसी अर्थशास्त्री ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि ये काल्पनिक है, बेस्ड ऑन द इमेजिन, काल्पनिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जनरल प्राइस कुछ नहीं होता है, वही मार्केट प्राइस होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसा भी कहा गया है। उसके बाद दीर्घकालीन होने के कारण यहाँ S को हम D के अनुरूप परिवर्तित कर देते हैं। S को D के अनुरूप जो है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर आपकी D इंक्रीज है तो S को भी इंक्रीज करते हैं, D डिक्रीज है तो S भी डिक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस जो है वो आपके सप्लाई फोर्स के अकॉर्डिंग डिटरमिनेट होगा। तो दिस इज द थीम ऑफ जनरल प्राइस एंड मार्केट प्राइस की रियल में मार्केट प्राइस क्या होता है और आपका जनरल प्राइस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस अब मैं आगे वाले टॉपिक में